खुशामदीद नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको मेरे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इनसाइडर पे मैं हूं शकील आलम। और आज मैं आपके सामने पीपीएससी लेक्चर प्रेपरेशन सीरीज़ का गैसेस का चैप्टर लेके आया हूं। पूरा चैप्टर जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। गैस के जो लॉज हैं, गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे पहले जो है वो हम गैस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो गैस की शेप है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत सारी खाली जगह होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, तो इसीलिए गैस की कोई मखसूस शेप नहीं होती। आप इसको जिस कंटेनर में भी फिल करेंगे ये उसी कंटेनर की शेप अटेन कर लेंगे। वॉल्यूम की अगर बात करें तो गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा। जितनी जगह गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलती है ये उतनी जगह ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा। डेंसिटी की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत कम होगी, और इसी वजह से लिक्विड के अंदर से गैस जो है ये बबल अप हो जाती है, वहाँ से बबल्स की शक्ल में ये रिमूव हो जाती है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत थोड़ी हैं, इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में जो डिफ्यूजन का रेट है ये बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि गैसेस में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, गैस को प्रेशर एक्सर्ट करके कंप्रेस कर सकते हैं, और इसी तरीके से टेम्परेचर को बढ़ा के और प्रेशर को कम करके गैस को एक्सपेंड भी किया जा सकता है। और यही जो सडन एक्सपेंशन होगी किसी भी कंप्रेस्ड गैस की, ये कूलिंग प्रोड्यूस करेगी, और इस प्रोसेस को हम जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट बोलते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो है ये रैंडमली मूव करते हैं और ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं, और ये क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये बहुत ही वीक होंगी गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो पोजेस करते हैं। गैस लॉज पे चलते हैं। जो गैस लॉज की अगर हम डिफाइन बनाएं तो वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के दरमियान जो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। जब हम वॉल्यूम ले लेते हैं किसी भी गैस का और अमाउंट ऑफ गैस को और टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करते हैं, तो उस वजह से वॉल्यूम में जो वेरिएशन आती है इसे हम गैस लॉज बोलते हैं। मुख्तलिफ गैस लॉज हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ है, फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ है, फिर उसके बाद एवोगैड्रोज लॉ है, फिर उसके बाद हमारे पास डाल्टन लॉ है, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। इसी तरीके से हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ जाती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, रियल गैस इक्वेशन एंड में हम बनाते हैं। तो ये सारी जो है ये थ्योरीज, ये सारे लॉज जो हैं ये गैसेस से रिलेटेड हैं, और यही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले लॉ पे हम चलते हैं, बॉयल्स लॉ, जो कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में इसको जो है वो पेश किया, जिसमें उसने क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया जब गैस की क्वांटिटी को और गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। तो उसने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है ये प्रेशर के इन्वर्सली रिलेटेड होगा। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा, जितना प्रेशर कम करेंगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। जैसे कि ये रिलेशन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दिख रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं PV = K। और यहाँ से हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक सेकंड डेफिनेशन बनती है कि अगर टेम्परेचर और गैस की क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट जो है प्रेशर और वॉल्यूम की ये भी कांस्टेंट रहेगी। और अगर हम डिफरेंट कंडीशंस पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P1V1 = P2V2। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये बॉयल्स लॉ की बन जाती है। अब हम अगर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे जाएं तो हमारे पास जो है डिफरेंट कंडीशन हैं जिस पे हम क्या करते हैं, गैसेस को जो है वो स्टडी करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अब यहाँ पे देखें जो प्रेशर है ये 2 एटमॉस्फेयर है और जो वॉल्यूम है गैस का वो 1 dm³ है। तो हमारे पास PV जो है इसका आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली जब हमने क्या किया, कंडीशन 2 पे गैस के प्रेशर को डबल कर दिया 4 atm, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम हाफ हो गया इन्वर्स रिलेशन की वजह से, और स्टिल PV का आंसर हमारे पास कितना आया, 2। आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, जब हमने गैस के प्रेशर को ट्रिपल कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम जो है ये 1/3 हो गया, और स्टिल जो है ये आंसर हमारे पास 2 आया। तो ये चीज़ साबित करती है कि P1V1 P2V2 P3V3 बराबर होंगे अगर आप टेम्परेचर और गैस की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये चीज़ बॉयल लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करती है।
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है गैस बॉयल्स लॉ की। तो इसमें हम 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस में गैस लॉज को वेरीफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, एक आइसोथर्म जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में हम बनाएंगे। आइसोथर्म ऐसे ग्राफ को बोलते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाई जाती है। तो क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए इसमें जितनी भी हम ग्राफ बनाएंगे वो सारे के सारे आइसोथर्म्स होंगे। तो पहला ग्राफ जो कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में बना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे हमें एक कर्व जो है वो मिलेगी इनवर्स रिलेशन होने की वजह से, और एक डिसेंडिंग कर्व जो है वो हमें मिलेगी। डिसेंडिंग कर्व इनवर्स रिलेशन को जो है वो यहाँ पे शो कर रही है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि जब प्रेशर बहुत थोड़ा था तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे वॉल्यूम जो है ये कम होता गया, और एक हमें डिसेंडिंग कर्व जो है वो मिल जाएगी जो कि इनवर्स रिलेशन को इंडिकेट करती है। और अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, अभी हमने ये ग्राफ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है, अगर हम यही ग्राफ 25 और 50 या 100 डिग्री सेल्सियस पे बनाएंगे, तो ये कर्व जो है ये दोनों एक्सेस से, दैट इज प्रेशर एक्सेस एंड वॉल्यूम एक्सेस से और ओरिजिन से अवे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो गया है, और इसी वजह से ये कर्व भी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक्सेस से अवे चली जाएगी, वॉल्यूम के बढ़ जाने की वजह से। अगले ग्राफ पे हम चलते हैं, सेकंड रिलेशन पे चलते हैं, जो कि अब हमने डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बनाना है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन किस चीज़ के दरमियान में बनेगा? डायरेक्ट रिलेशन बनेगा प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान में। तो जब हम प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलेगी, जो कि डायरेक्ट रिलेशन को इंडिकेट करती है। और ये स्ट्रेट लाइन है जो कि डायरेक्ट रिलेशन प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को रिलेट कर रही है, और ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी तो लाइन जो है वो हमें ओरिजिन से पास करती हुई मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें मिल जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे यही ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो है ये प्रेशर एक्सिस की तरफ जो है ये मूव कर जाएगा। अब ये प्रेशर एक्सिस की तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि जब हम प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम में इजाफा होगा और उससे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लो टेम्परेचर था उस पे हमारे पास जो है वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की ये वैल्यू आ रही है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे अगर आप देखें तो हमारे पास इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की T2 के ऊपर ये वैल्यू आ रही है, तो जो कि स्मॉल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा। तो सेम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास लो टेम्परेचर पे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर पे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो गया। तो ग्राफ जो है ये हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव करता जाएगा। थर्ड रिलेशन पे चलते हैं जो कि कांस्टेंट रिलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर और पीवी इज इक्वल टू के, इनके दरमियान में ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, प्रेशर के दरमियान में और पीवी इज इक्वल टू के दरमियान में। कांस्टेंट रिलेशन है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलेगी जो कि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि हम जितना मर्जी प्रेशर को इंक्रीज कर दें, जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम की ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो सेकंड हमने डेफिनेशन बॉयल्स लॉ की बनाई थी, बेसिकली उस डेफिनेशन को ये ग्राफ जो है ये क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ जो है ये प्रेशर एक्सेस से दूर होता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और पीवी की वैल्यू जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राफ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ जो है ये प्रेशर एक्सेस से अवे जाता जाएगा, लेकिन ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी और प्रेशर एक्सेस के पैरेलल ही रहेगी। तो ये हमारे पास जो है ये बॉयल्स लॉ की 3 ग्राफिकल जो है ये वेरिफिकेशन हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ को 3 डिफरेंट तरीकों से वेरीफाई करते हैं। याद रखिएगा ये ग्राफ जो है
ये यूज़ किया जाता है गैसेस के आइडियल बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए। इसी चैप्टर के एंड में हम जब आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे यही ग्राफ हमने दोबारा से यूज़ करना है गैसेस के आइडियल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड लॉ के ऊपर, दैट इज़ चार्ल्स लॉ, जो कि जैक्स चार्ल्स ने 1787 में पेश किया। इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन जो है वो स्टडी करेंगे जब हम गैस की क्वांटिटी को और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझते हैं। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू K, और जब आप दो डिफरेंट कंडीशंस के लिए लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ जो है ये देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशन है चार्ल्स लॉ का, जो कि सेल्सियस स्केल पे वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज या फॉल करेंगे तो उसके वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से डिक्रीज या इंक्रीज होगी। ये V0 जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है जो कि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/273 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी V0 प्लस V0 इंटू 1/273। तो ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया, और ये उस ओरिजिनल वॉल्यूम में कमी या इजाफा होगा कितने टाइम, 1/273 टाइम जो है वो उसमें कमी या इजाफा हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हम उसको टेम्परेचर जो है वो उसका बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये क्या बन जाता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बन जाएगी। और ये याद रखिएगा ये सेल्सियस स्केल के लिए हम ये ग्राफ जो है वो ये रिलेशन जो है वो हमेशा यूज़ करते हैं, ये केल्विन के लिए यूज़ नहीं होगा। तो अब हम एक एग्जाम जो है वो गैस लेते हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस 546 cm³ होगा। अगर हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में 2 cm³ का इजाफा हो जाएगा। ये कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो एट 1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है 546 प्लस, अब ये इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 546 को 1 प्लस यहाँ पे T/273 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री ओवर 273। अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 546 प्लस 546 इंटू 1/273, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना लिया है 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2। तो 546 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 548 cm³। तो जब हमने क्या किया 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया टेम्परेचर को तो 2 cm³ का इजाफा हुआ। तो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे तो 20 cm³ का इजाफा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेबल जो है वो बनाते हैं। ये हमारे पास 548 इसका आंसर आ गया। अब ये टेबल जो है ये हमने इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए बनाया है। 0 डिग्री पे हमारे पास वॉल्यूम है 546, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं 1, 10, 50, 100 तो इसके अकॉर्डिंगली ही वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। जब हमने टेम्परेचर को 0 से 1 किया तो वॉल्यूम में 2 cm³ का इजाफा हुआ और ये 548 हो गया। जब हमने टेम्परेचर को 0 से 10 किया तो 20 cm³ का इजाफा हुआ और ये 546 से बढ़ के 566 हो गया। जब हमने टेम्परेचर को 0 से 100 कर दिया तो 200 का इजाफा हो गया और ये 546 से बढ़ के 746 हो गया, एंड सो ऑन। जब हमने टेम्परेचर को 273 किया तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो गया, दैट इज 1092। एंड सिमिलरली जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसी लिहाज से वॉल्यूम में कमी होती जाएगी। जब हमने टेम्परेचर को 0 से -100 किया 200 डिग्री जो है वो cm³ की कमी आएगी, तो ये 346 रह जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे तो वॉल्यूम में 546 cm³ की कमी आ जाएगी और हमारा वॉल्यूम जो है ये थियोरेटिकली 0 हो जाएगा।
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमाम गैसेस इससे पहले ही लिक्विड बन जाएंगी और ये ज़ीरो वॉल्यूम अटेन नहीं किया जा सकेगा। बट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से, क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से हम -273 डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम ज़ीरो अटेन कर सकते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल वैल्यू है, रियल में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ ली हैं ये सारी की सारी सेल्सियस पे ली हैं, तो अब हम वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या चार्ल्स लॉ जो है यहाँ पे सेल्सियस स्केल में वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस वाली और एक हम ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाली। तो जब हम 10 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है 566 और टेम्परेचर 10 है, और 100 डिग्री पे वॉल्यूम 746 है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों का जो रेशियो है ये बराबर नहीं है, तो V1 T1 V2 T2 आपस में बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल पे वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे फिर अब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक नया टेम्परेचर स्केल बनाएं जो कि चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सके। तो फिर लॉर्ड कैल्विन ने यहाँ पे एक नए टेम्परेचर स्केल की बुनियाद रखी जिसको हम कैल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को 273 कैल्विन के बराबर ले आते हैं और 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये 1 कैल्विन के बराबर रखते हैं। तो जैसे जैसे सेल्सियस में इजाफा होगा वैसे वैसे कैल्विन में इजाफा होगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट 273 होगा। तो अब हम इन्हीं टेम्परेचर्स को कैल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमने 0 से 1 किया तो ये 273 से 274 हो गया, जब हमने 100 किया तो ये 373 हो गया, जब हमने 273 टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे 546 हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि टेम्परेचर जो है ये डबल हो गया। जब आपने टेम्परेचर को 546 किया तो टेम्परेचर डबल हो गया, और यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में डबल करते हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन की इंडिकेशन है। इसी तरीके से जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हमने -273 डिग्री सेल्सियस किया था तो यहाँ पे अब ये टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा 0 केल्विन, और यहाँ पे आके गैस का वॉल्यूम भी थियोरेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आके गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे आके सारी चीज़ें गैस की जो है वो 0 हो गई हैं, तो इस ख़ास सिचुएशन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट ज़ीरो रियल में अटेन नहीं किया जा सकता। ये जस्ट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे पहले ही सारी गैसेस जो है वो लिक्विड बन जाती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आके क्योंकि सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई तो इसलिए हम इस सिचुएशन को एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हम इस टेम्परेचर को, केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी भी 0 से लेस, दैट इज माइनस में नहीं हो सकती। तो ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेगा, इसीलिए हम केल्विन टेम्परेचर स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का नाम भी देते हैं। अब हम इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं। तो अब इसके लिए हम सेम वही वॉल्यूम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ले लेते हैं, और कौन से टेम्परेचर, जब हमने केल्विन में लिए। और जब हम वही टेम्परेचर्स को जो कि 10 और 100 पहले सेल्सियस में थे, जब हम उनको केल्विन में लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। इनफैक्ट अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ के लिए ही जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सब के लिए के की वैल्यू 2 आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, जो कि इंडिकेट करती है कि चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे, केल्विन टेम्परेचर स्केल पे वैलिड होगा, लेकिन सेल्सियस स्केल पे वैलिड नहीं होगा। तो इसके बाद हम चार्ल्स लॉ की जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी साथ में कर लेते हैं। ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी जो हमने टेबल देखा था उसी टेबल से ही हम ये ग्राफ जो है वो बनाते हैं। तो जब हमारे पास टेम्परेचर +200 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आके वॉल्यूम हमारे पास हो गया
6 cm3। जब हम मजीद टेम्परेचर को कम करेंगे वॉल्यूम में और कमी आएगी और यहाँ पे आके ये हमारी लाइन, हमारा ग्राफ ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे आके ये ग्राफ क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ पे आके गैसेस जो है ये लिक्विफाई हो जाएंगी, लिक्विड बन जाएंगी और इसके बाद मजीद वॉल्यूम में कमी नहीं लाई जा सकती। अब हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो जिस जगह पे जाके ये ज़ीरो वॉल्यूम को शो करती है, जब हम वो टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है आता है, जो कि एक्चुअली 0 केल्विन, और अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में लिखें तो 459 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन को, और यहाँ से भी हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को वैलिडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोज लॉ, जो कि एमिडियो एवोगैड्रो ने 1812 में पेश किया, जिसमें उसने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। और इसने बोला कि जैसे जैसे हम गैस की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में। और अगर आप इसको मैथमेटिकली टू डिफरेंट कंडीशंस पे लिखें तो हम लिख सकते हैं V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इसी लॉ को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हों और हमने उनको सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा हो, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर हम उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल लें तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। या अगर हम उनका वॉल्यूम इक्वल रखें सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 मोल होगा, जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे और इसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम इसको STP पे ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 22.414 DMU। सेम अगर हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन लेंगे जो कि 1 मोल होगा, तो ये इसका भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बनेंगे और ये भी मोलर वॉल्यूम शो करेगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है और दोनों के लिए सेम रखा है। अगर मैं इनकी क्वांटिटी को हाफ कर देता हूँ, मैंने दोनों का हाफ मोल कर दिया, दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हाफ हो गई, तो दोनों का वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, अगर उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद को आप चेंज करेंगे तो उनका वॉल्यूम भी उसी लिहाज से चेंज होगा। तो ये एवोगैड्रोस लॉ की 2 डिफरेंट एग्जांपल्स बन गई। तो चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो कि हमारे पास है गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ जो है ये हमें 1809 में गे-लुसैक ने दिया। इसको हम एमोंटन्स लॉ भी बोलते हैं और ये टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन हमें बताता है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम की कांस्टेंट वैल्यू पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। अगर आप गैस की क्वांटिटी को फिक्स रखें, वॉल्यूम को फिक्स रखें, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएं तो गैस के प्रेशर में इजाफा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो हम इसको मैथमेटिकली 2 डिफरेंट कंडीशन पे लिख सकते हैं, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अब हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं आइडियल गैस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि 1834 में क्लेप्रॉन ने बनाई, जिसमें उसने क्या किया? तमाम प्रीवियस लॉज को उसने इकट्ठा कर दिया, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को और गे-लुसैक्स लॉ को। तो जब इसमें हमने क्या किया? सारे लॉज को इकट्ठा किया, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, जिसे हम आइडियल गैस लॉ भी बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे R जो है ये हमारे पास एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि PV/NT के बराबर होगा। और अगर हम इसको 2 डिफरेंट कंडीशंस पे जो है वो लिखें तो हमारे पास आ जाएगा P1/V1 P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो इसमें हमारे तमाम लॉज जो है वो आ जाते हैं। 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमने ये बनाया है, तो इसमें हमारे सारे के सारे लॉज आ जाएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, ये सारे इसमें कलेक्टिवली मौजूद होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आइडियल गैस कांस्टेंट R है, हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो फाइंड करते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट कंडीशंस पे। तो हमारे पास
जनरल यूनिट्स जो हैं, जो कॉमन यूनिट जो है वो गैस के, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को प्रोवाइड करते हुए वैल्यूज़ निकालें आर की, तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आ सकती हैं। पहली वैल्यू आएगी एटीएम डीएम क्यूब पे, दूसरी वैल्यू हम टॉर पे ले लेते हैं, प्रेशर को हम टॉर में ले जाते हैं, तीसरी में हम प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्करी में ले जाते हैं, और चौथी वैल्यू जो है वो हम वॉल्यूम को सीएम क्यूब में लेके जो है वो निकाल रहे हैं। तो यूँ हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो कॉमन यूनिट है गैस के, उस पे ये 4 वैल्यूज़ आएंगी। आपको ये वैल्यू सारी जो है ये याद करनी पड़ेंगी। ये वैल्यूज़ स्पेशली क्वेश्चन में जो है ये पूछी जा सकती हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि ये वैल्यूज़ क्या होंगी। इसी तरीके से एसआई यूनिट में अगर हम ये वैल्यूज़ निकालें तो हमारे पास एसआई यूनिट में ये वैल्यूज़ आ सकती हैं न्यूटन मीटर में, जूल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूटन मीटर और जूल जो है ये बराबर होते हैं, 1 न्यूटन मीटर जो है ये 1 जूल के बराबर होता है। इसी तरीके से आप इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 कैलोरी जो है ये 4.18 जूल के बराबर है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.99 कैलोरी। तो यूँ ये वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ को हमें याद करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो देखते हैं, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू की फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आर की वैल्यू की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये जितनी भी वैल्यूज एक्चुअली हमने लिखी हैं ये सारी की सारी एनर्जी की वैल्यूज हैं। और अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस हो और हम उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहें, पर केल्विन इंक्रीज करना चाहें, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उस गैस को देंगे जिससे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा। अगर हम इतनी एनर्जी उसमें से निकालेंगे तो उसका गैस का टेम्परेचर जो है ये 1 केल्विन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे अब ये हमारे पास एनर्जी के यूनिट बन जाएंगे, तो ये एनर्जी की वैल्यू है। और जैसे कि अगर मैं कैलोरी में बताऊं तो अगर 1.99 कैलोरी अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, गैस को एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, तो उससे हमारे गैस का जो है वो अगर 1 मोल है तो उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा हो जाएगा। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे गैस के टेम्परेचर को 273 से 283 केल्विन करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी जो है उसको कैलोरीज में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम इसको 10 टाइम कर देंगे, 1.99 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.9 जो है ये कैलोरीज मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि जनरल गैस कांस्टेंट से रिलेटेड होगा। आगे चलते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला D इज इक्वल टू PM/RT है, जहां से हमें ये दिख रहा है कि डेंसिटी जो है प्रेशर और मोलर मास दोनों के डायरेक्टली रिलेटेड है और टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेटेड है। सिमिलरली हम लोग गैस का जो है ये मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, हम गैस का जो है वो मास फाइंड कर सकते हैं, जो फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। ये तमाम रिलेशन जो है ये जनरल गैस इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं। और अगर हमें इन वैल्यूज़ का बता दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसेस के मोलर मैसेज को, गैसेस के सिंपल मैसेज को और गैसेस की डेंसिटीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ जो है ये आ जाता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि जॉन डाल्टन ने 1802 में पेश किया। और इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को। तो इसमें बताया ये गया कि जैसे जैसे गैस के नंबर ऑफ मोल्स को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम इसको 2 डिफरेंट कंडीशन पे लिख सकते हैं, P1/N1 इज इक्वल टू P2/N2। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बन गया। अभी इसी लॉ को हम एक सेकंड जो है वो तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टर्म यूज की है पार्शियल प्रेशर, तो अब हम इसको पार्शियल प्रेशर में लेके जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर हो, तो जितना वो मिक्सचर टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। फर्ज करते हैं हमारे पास 3 गैसेस हैं, P1, 1, 2 और 3, और उनके पार्शियल प्रेशर जो है वो P1, P2 और P3 हैं। इनको हमने एक कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं 1, 2 और 3। तो टोटल प्रेशर जो है इस कंटेनर का जो है ये बराबर होगा तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के। तो ये हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, और इसके लिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिएक्टिंग गैसेस होंगी, जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, अमोनिया गैस
और HCl को ले लेते हैं तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि इनके दरमियान रिएक्शन हो जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना बहुत ज़रूरी है, तब तमाम गैसेस का पार्शियल प्रेशर का जो सम है ये टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर जो है ये डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी गैस का। किस तरह से, एक फॉर्मूला है हमारे पास पार्शियल प्रेशर को फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है 1 और 2 का, तो उसमें जो फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस और टोटल प्रेशर इनके प्रोडक्ट के। और मोल फ्रैक्शन हमें पता है किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर आप सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा X2PT के। तो यूं हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो है वो मैंने दिखाया है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक और HCl को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, जिंक और HCl को, जिसके नतीजे में हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलेगी और साथ में जिंक क्लोराइड बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे हमने लिक्विड वाटर फिल किया हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल्स बम के ऊपर उठेगी तो ये हाइड्रोजन गैस अब ड्राई नहीं रहेगी बल्कि ये मॉइस्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास इस जगह पे मॉइस्ट गैस जो है वो मिल जाएगी और यहाँ पे आपके पास अब दो चीज़ें आ जाएंगी, एक ड्राई गैस उसका प्रेशर आ जाएगा और वाटर वेपर्स का प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो है ये ड्राई गैस के प्रेशर के और वाटर वेपर्स के प्रेशर के बराबर होगा। वाटर वेपर का जो प्रेशर है इसको हम एक मखसूस नाम देते हैं, एक्वस टेंशन इसको बोल देते हैं। तो हमारे पास अगर हम ड्राई गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बन गया कि टोटल प्रेशर वो मॉइस्ट गैस जो लगाएगी वो ड्राई गैस और एक्वस टेंशन के बराबर होगा। तो अगर हमें ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है प्योर हाइड्रोजन गैस का, तो हम एक्वस टेंशन को मॉइस्ट में से माइनस कर देंगे और हमारे पास ड्राई गैस का जो है वो प्रेशर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन हो गई कि जब भी हम वाटर के अंदर किसी भी गैस को कलेक्ट करेंगे तो हमें उसके टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा। दूसरी एप्लीकेशन पे चलते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग करते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो याद रखिएगा, जब हमारे लंग्स में CO2 गैस आती है आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो हमारे लंग्स जो है ये क्या करते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हमें CO2 को निकालना है। तो ब्रेन जो है ये मैसेज डिलीवर करता है डायाफ्राम को और रिब्स को कि प्रेशर क्रिएट किया जाए लंग्स के ऊपर, और उससे क्या होता है, उस हाई प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस एक्सहेल होती हैं तो हमारे पास लंग्स में जो प्रेशर बाकी बचता है वो 116 टॉर होता है। जब ये CO2 रिमूव हो जाती है तो दोबारा से ब्रेन को मैसेज आता है कि CO2 रिमूव हो चुकी है। तो ब्रेन मैसेज कन्वे करता है लंग्स को, हमारे डायाफ्राम को और रिब्स को, कि लंग्स के ऊपर प्रेशर को कम कर दिया जाए। तो जब प्रेशर कम होता है तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स में प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन का 116 टॉर, जबकि एयर में ये प्रेशर कितना होता है 159 टॉर। तो यूं खुद ब खुद एयर से लंग्स के अंदर क्या होता है, गैस जो है ये इनहेल होती है। तो यूं नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एयर में और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का लंग्स में, इनमें डिफरेंस को यूज किया जाता है और यूं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है ये नॉर्मल सिचुएशन में कैरी आउट होता है। लेकिन अगली सिचुएशन पे अगर हम चले जाएं, जब हाई आल्टीट्यूड पे चले जाएं, फर्ज कीजिए कि हम एक जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं या किसी एरोप्लेन में बैठे हैं, तो जब वो जितना हाई आल्टीट्यूड पे जाएगा उतनी एयर के प्रेशर में कमी आएगी, उतने ऑक्सीजन के प्रेशर में कमी आएगी। तो जब ऑक्सीजन के प्रेशर में कमी आएगी तो इनहेलेशन का प्रोसेस उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जितनी हाइट पे हम जाएंगे उतना इनहेलेशन का प्रोसेस डिफिकल्ट होता जाएगा। इसीलिए फिर ऐसे जो है वो सिचुएशन में
आर्टिफिशियल प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है प्लेन्स के अंदर, ताकि नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो उसको कैरी आउट किया जा सके। इसी तरीके से हम अगर डेप्थ ऑफ सी में चले जाते हैं, तो ये हमारी फोर्थ एप्लीकेशन जो है ये बन जाएगी। डेप्थ ऑफ सी में जब हम चले जाते हैं, तो जब हम डेप्थ ऑफ सी में जाएंगे तो वहाँ पे एक तो सिंपल है कि हम लोग वैसे तो इनहेल गैस को कर ही नहीं सकते, उसके लिए हमें साथ में सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। अब अगर हम उस सिलेंडर में नॉर्मल एयर लेके जाते हैं, दैट इज N2 एंड O2, जो नॉर्मल एयर का मिक्सचर है, तो वहां पे एक्चुअली होगा क्या, आप नॉर्मल एयर को ब्रीद नहीं कर सकेंगे डेप्थ ऑफ सी में। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि हर 100 फीट डेप्थ में जाने से वाटर जो है वो आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा 3 atm, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस हमारे लंग्स में जाएगी वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। नॉर्मल सिचुएशन में जो नाइट्रोजन गैस होती है एक्सक्यूज मी, नॉर्मल सिचुएशन में जो नाइट्रोजन गैस होती है ये हमारे नोज के थ्रू इनहेल होती है, लेकिन ये वैसे ही हमारे लंग्स में रहती है और वैसे ही बाहर निकल जाती है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब हमारे लंग्स के ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है तो ये नाइट्रोजन गैस अब ब्लड के अंदर डिफ्यूज जो है वो कर जाएगी, और वहां पे जाके ये बबल्स क्रिएट करेगी और ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से वेरी करेगी, जिस वजह से अगर हम डेप्थ ऑफ सी में ये नॉर्मल एयर को यूज करेंगे तो उससे हमारी डेथ जो है वो कॉज हो सकती है। तो फिर हम इसका हल क्या करते हैं, हम एक लाइटर गैस जो है वो लेके जाते हैं, लाइक हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर, जिसको हेलियोक्स जो है वो बोलते हैं, जिसमें हीलियम 80% और 20% ऑक्सीजन हम फिल करते हैं। तो ये लाइटर गैस जो है उस हाई प्रेशर पे भी डिफ्यूज नहीं होगी, हमारे ये वेन्स के अंदर नहीं जाएगी, कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज नहीं होगी, और यूं बबल्स क्रिएट नहीं होंगे, और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस जो है ये डेप्थ ऑफ सी में भी चलता रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। 1848 में थॉमस ग्राहम ने जो है ये लॉ पेश किया, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी और मोलर मैसेज को जो है ये क्या करता है, रिलेट करता है। तो इसमें जो लॉ, जो गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये डेंसिटी के साथ और मोलर मैस के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर हम इसको रिलेट करें डिफ्यूजन के रेट को डेंसिटी के साथ, तो इसका डेंसिटी के साथ जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट के लिहाज से इनवर्स रिलेशन बनेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। और अगर हम दो मुख्तलिफ गैसेस के लिए लिखें तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, जिसमें आप देखें कि दोनों में 1 जो है वो अपोजिट साइड पे है और 2 भी अपोजिट साइड पे है, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा होगा। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको मोलर मैस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, सेम टू सेम ये मोलर मैस के भी स्क्वायर रूट के इनवर्सली रिलेटेड होगा। तो अगर हम मोलर मैस के साथ इसको लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस ऑफ द गैस। और दो डिफरेंट गैसेस के लिए हम फिर ये लिख सकते हैं R1 ओवर R2, और इसी के M2 और M1 जो है वो इनवर्सली रिलेट हो जाएगा विद स्क्वायर रूट्स। तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे चलते हैं, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो गैसेस जो है वो कंसीडर करते हैं, अमोनिया और HCl। इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने देखने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब जो है लेते हैं, ग्लास ट्यूब, जिसकी टोटल लेंथ जो है ये 100 सेंटीमीटर है। हम क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं, एक में हम लोग HCl गैस को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे और एक में हम अमोनिया गैस को। तो यहाँ पे हमारे पास HCl गैस है और यहाँ पे हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो मौजूद है। हम क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं और उस कॉटन को सोक कर लेते हैं, उसको डुबो देते हैं इन सॉल्यूशंस के अंदर, और फिर उस कॉटन को हम क्या करेंगे, इस ट्यूब के माउथ पे प्लग इन कर देंगे। साइमल्टेनियसली दोनों एंड पे हमने इसको प्लग इन करना है। तो यहाँ से HCl गैस जो है वो वेपर्स बन के, और यहाँ से अमोनिया गैस जो है वो वेपर्स बन के चलेगी। तो क्योंकि अमोनिया का जो मोलर मैस है वो 17 है और HCl का मोलर मैस 36.5 है, तो अमोनिया की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होगा और HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। यही वजह है कि अमोनिया ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए 59.5 सेंटीमीटर
और HCl कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए 40.5 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, और जिस जगह पर ये दोनों गैसेज एक दूसरे से मिलेंगी वहाँ पे वाइट कलर के फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों गैसेज का रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया। अब हम इसको रिलेट कर देते हैं मोलर मैस के साथ। तो अमोनिया और HCl दोनों के मोलर मैसेज और रेट ऑफ डिफ्यूजन में इन्वर्स रिलेशन है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसकी तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.46, जिससे हमारे ग्रेहम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाएगी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोलर मैस के इन्वर्सली रिलेटेड होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 और मीथेन। अगर हम इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो इनका एक रिलेशन क्रिएट करें बेस्ड ऑन देयर मोलर मैसेज, तो क्लोरीन का मोलर मैस 71 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, नाइट्रोजन का 28 है, मीथेन का 16 है। तो हम इनका रिलेशन बना सकते हैं। क्लोरीन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, इसका ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा मीथेन से। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये पेपर में ज़रूर आ सकता है, जिसमें डिफरेंट गैसेज के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलते हैं, और ये बेस है आइडियल गैसेस के लिए। हम किसी भी गैस का अगर आइडियल बिहेवियर देखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दो जो है वो रूट्स हैं। एक जनरल गैस इक्वेशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर कोई गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फॉलो करे या जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करे तो वो आइडियल गैस कहलाती है। अब इस थ्योरी को बनाने में मुख्तलिफ लोगों ने रोल प्ले किया, जिसमें सबसे पहले बर्नौली ने रोल प्ले किया 1738 में। बर्नौली ने ये कॉन्सेप्ट जो है ये थ्योरेटिकल फॉर्म में पेश किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। क्लॉजियस ने यही कॉन्सेप्ट 1857 में काइनेटिक इक्वेशन की शक्ल में मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे सामने पेश किया, और तमाम गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्रेहम्स लॉ, उसने ये सारे लॉज जो है काइनेटिक इक्वेशन से डिराइव किया और प्रूव किया कि ये सारे लॉज जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इकट्ठे मौजूद हैं। मैक्सवेल ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट दिया। तो मैक्सवेल के मुताबिक अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी होगी। एक जैसी वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स इकट्ठे पाए जाएंगे, और गैस के अंदर जो है वो वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होगी। जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो एक रीजन में पाए जाएंगे, जिनकी वेलोसिटी कम है वो दूसरे रीजन में मौजूद होंगे। और इसी तरह से बोल्ट्जमैन ने इसी चीज़ को अप्लाई किया एनर्जीज़ के ऊपर कि अगर वेलोसिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी तरह से एनर्जीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एक तरफ मौजूद होंगे, एक जगह पे मौजूद होंगे, क्लस्टर्स की शक्ल में मौजूद होंगे। तो इस तरह से जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। हम इसके पास्टुलेट्स देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। तो इसमें हमारे पास पहला पास्टुलेट है कि कोई भी गैस जो है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, और कुछ गैसेस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं जैसे कि नोबल गैसेस। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं ये हैफेजर्डली मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। इनकी रैंडम मोशन होती है, और जब ये टकराएंगे जाके कंटेनर की वॉल्स के ऊपर तो ये क्या करेंगे, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस कंटेनर के ऊपर, और इनका कोलिजन जो है ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। इसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। इसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर ढेर सारी एम्प्टी स्पेसेस जो है वो मौजूद होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें पास्टुलेट है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी। फिर इसके बाद है कि जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होगा ये उसके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बेसिकली ये बाद में रॉन्ग प्रूफ हुए थे, और इनको हम बाद में ज़्यादा डिटेल से जब हम इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम वाले को भी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले को भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि ग्रेविटी का गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, और मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं जब भी वो भागते हैं। और आखिरी पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना किसी भी गैस का काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उस गैस में टेम्परेचर मौजूद होगा। तो ये पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। अब हम इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में पेश करते हैं काइनेटिक इक्वेशन की शक्ल में, जो कि क्लॉजियस ने हमें दी, जो कि PV = 1/3 mc² बार है। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M जो है ये गैस का मैस है,
n जो है ये गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और c स्क्वायर बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस इक्वेशन में, जो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जो कि हमारे पास जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के, उनकी वेलोसिटीज का मीन स्क्वायर है। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा n1c1 स्क्वायर प्लस n2c2 स्क्वायर प्लस n3c3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और सारे को हम डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 पे। तो ये हमारे पास वो क्लस्टर आ गया जिनकी वेलोसिटी c1 है और जिनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्लस्टर आ जाएगा जिसकी वेलोसिटी c2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है। तो हम इन तमाम को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ये वेलोसिटी जो है ये प्रैक्टिकली हम डिटरमिन नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली हम 3 वेलोसिटीज़ जो है वो गैस की फाइंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक को हम एवरेज या मीन वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको फाइंड करने का फार्मूला है 8RT/πm और सारे का स्क्वायर रूट। अगर हम इसमें RT और M को निकाल दें तो बाकी जो कांस्टेंट है 8 और पाई, इसकी वैल्यू निकालें तो 1.59 आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी वेलोसिटी है, उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर लेने से आती है। इसको प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं 3RT/m से। इसमें भी RT/m को कॉमन लेते हुए अगर हम 3 को सॉल्व करें तो 1.73 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो कि गैस के ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स रखते हों उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको CMP के साथ जाहिर करते हैं। और इसका फॉर्मूला होगा 2RT/m, और इसमें 2 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.41 आएगा। अब अगर हम इन सारी वेलोसिटीज़ को आपस में रिलेट कर दें, इनका आपस में कंपैरिजन करें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो इनको यूं हम रिलेट करते हैं, इनमें RT/m सब में कॉमन है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1.73, 1.59 और 1.41। और जब आप इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बेस बनाते हुए सॉल्व करें तो ये रिलेट हो जाएगा 1.92 और 0.82। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो इसकी डिफाइन में क्या आएगा, वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं जब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर कोलिजन बोलते हैं। जिसमें मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाती है। अब ये मॉलिक्यूलर कोलिजन जो होते हैं, जिस टाइम के लिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन टाइम बोलते हैं। जिस टाइम के लिए मॉलिक्यूल्स, जितने वक्त के लिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब कोलिजन्स की 3 टाइप्स हमारे पास होती हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के पैरेलल जो है वो मूव कर रहे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो ये आके एक दूसरे से टकराएंगे और दूर चले जाएंगे। तो इनकी जो वेलोसिटी है ये एवरेज स्पीड c बार के साथ मूव कर रहे हैं, और इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों की सेम स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो 0 होगी। दूसरी टाइप का कोलिजन हमारे पास आएगा हेड ऑन कोलिजन, जिसमें एक मॉलिक्यूल इधर से अप्रोच कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर से अप्रोच कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फेस टू फेस टकराएंगे। इन दोनों की वेलोसिटीज जो है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 2c बार जो है वो हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी ड्यूरिंग द कोलिजन। और तीसरी टाइप के कोलिजन जो है ये राइट एंगल कोलिजन है, जिसमें एक मॉलिक्यूल, फर्ज कीजिए ये ऊपर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये क्या होगी, √2c बार। तो आपने इनकी वेलोसिटीज को याद रखना है कि ग्लांसिंग कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी और हेड ऑन में कितनी होगी, और राइट एंगल कोलिजन में कितनी जो है वो वेलोसिटी मौजूद होगी। इसी मॉलिक्यूलर कोलिजन में आगे चलते हैं, और एक छोटी सी डिफाइन है मीन फ्री पाथ, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको देखते हैं। मीन फ्री पाथ जो है वो टाइम है जो कि कोई भी मॉलिक्यूल 2 कंसेक्टिव जब वो कोलिजन करता है तो उसमें जितना वो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्ज कीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक तीसरा मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल पहले आके इससे टकराया, फिर ये मॉलिक्यूल जाके यही मॉलिक्यूल जो है पहले इससे टकरा रहा है, फिर यही मॉलिक्यूल जाके इससे टकरा रहा है। इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि ये वाला मॉलिक्यूल टकरा रहा है। तो अब जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, इसका अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो हमें हमारा क्या बन जाएगा, मीन फ्री पाथ जो है वो बन जाएगा। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा,
मीन डिस्टेंस जो कि ट्रैवल किया है मॉलिक्यूल ने 1 सेकंड में, और जितने नंबर ऑफ कोलिजन वो करेगा उसके हम ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो सी बार ओवर जी1 इसका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और छोटी सी डिफाइन है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर क्या होगा? अगर 1 क्यूबिक मीटर एरिया हमारे पास मौजूद हो और उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में जितने कोलिजन्स कॉज करेंगे, 1 क्यूबिक मीटर एरिया में गैस के मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो कॉज करेंगे वो कोलिजन नंबर कहलाएगा, और इसको हम Z11 के साथ जो है वो जाहिर करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? 2 सिग्मा स्क्वायर m स्क्वायर पाई RT ओवर m। यहाँ पे सिग्मा जो है बेसिकली ये वो एरिया है, ये वो जिसके अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये इसकी लेंथ जो है ये हमारे पास आ जाती है, और ये हमारे पास इसका डायामीटर है। तो इस ट्यूब का जो डायामीटर है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो इसके बाद हमारे पास अगली डिफाइन है छोटी सी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कि 1 सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स जो है वो अंडरगो करेंगे। 1 सेकंड में किसी भी खास वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उनकी जो एवरेज हम लेंगे वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन जो है ये हमारे पास होगा। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिना लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से रिलेटेड ये पॉइंट है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या है कि जब हम गैस को क्या करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो हम उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट कर देते हैं। अगर ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो जब ये लिक्विड बनेंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लिक्विफेक्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है क्रिटिकल फिनोमिना के जरिए। अब कैसे इसको हम जो है वो कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब भी हमने किसी गैस को लिक्विड बनाना है तो उसको 2 कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं। पहली कंडीशन होगी हाई प्रेशर, जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज ले आएगा। दूसरा होगा लो टेम्परेचर, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज भी आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम भी हो जाएगी, तो यूं मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी, और इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हमारी गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास पहली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद कोई भी चीज लिक्विड ना रह सके, वो गैस ही रहे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे कि CO2 के लिए ये 31.142 डिग्री सेल्सियस है, तो CO2 गैस कभी भी 31.142 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिक्विड नहीं बन सकती। ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और इसको TC के साथ जाहिर किया जाता है, जैसे कि ये CO2 के लिए 31.142। इसी तरीके से जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर गैस को दे देते हैं तो जितने प्रेशर लगाने से वो गैस लिक्विफाई होगी वो उसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। जैसे कि CO2 के लिए यही प्रेशर 73 atm होगा, इसको हम PC से जाहिर करेंगे, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, ये क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक तीसरी टर्म है क्रिटिकल वॉल्यूम। जब आप किसी भी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे रखेंगे तो उस वक्त जितना वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करेगी उसका 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा, वो आपके पास होगा क्रिटिकल वॉल्यूम। जैसे कि CO2 का क्रिटिकल वॉल्यूम जो है 95.65 cm³ पर मोल होगा। अब क्रिटिकल फिनोमिना जो है ये नेचर ऑफ गैस के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो पोलर गैसेस हैं ये कैसे जो है वो रिलेट होंगी। तो जो सबसे पहले फैक्टर्स इसमें हम देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो इसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर गैसेस के लिए आएगा, और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि पोलर गैसेस के लिए आएगा। 2 तरह की गैसेस को हमने इसमें डील करना है, नॉन पोलर उनके लिए हम साइज को देखेंगे, और पोलर इसके लिए हम पोलैरिटी को देखेंगे। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये एक बात याद रखिएगा, जितना किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लिक्विड बनाना उतना ही आसान होता है। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा
उसको लिक्विड बनाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे कि अगर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और एक गैस का है -50 डिग्री सेल्सियस, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस गैस को हम आसानी से रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड बना सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से जब भी टेम्परेचर लो होगा तो वो गैस लिक्विड बन जाएगी। लेकिन -50 वाली गैस को आप आसानी से लिक्विड नहीं बना सकते, इसके लिए आपको टेम्परेचर -50 से भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको लिक्विड बनाना मुश्किल होगा। तो अगर पोलर गैसेज हैं तो पोलर गैसेज के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती हैं, और यही वजह है कि इनके अंदर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पोलर गैसेज का बहुत हाई होता है। जैसे कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर आप देखें 374 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 374 डिग्री सेल्सियस तक भी हम वाटर को लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं, अगर उसके ऊपर हम कितना प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, 217 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से अमोनिया गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 132 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन पोलर गैसेज पे आ जाएं, तो क्योंकि नॉन पोलर गैसेज के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पे उनका साइज जो है वो क्या करता है, क्रिटिकल फिनोमिना को डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करता है। तो जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी फिर उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज आसानी से क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन इन जनरल जो नॉन पोलर गैसेज होती हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये कम होगा। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले CO2 की और आर्गॉन, दो गैसेज की एग्जांपल लेते हैं, दोनों नॉन पोलर हैं। CO2 का साइज बड़ा है, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर राउंड अबाउट रूम टेम्परेचर के बराबर बराबर है, इसके आसपास है, इसके नज़दीक नज़दीक है। लेकिन अगर आप आर्गॉन को देखें तो आर्गॉन क्योंकि बहुत स्मॉल साइज की गैस है, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो इसको लिक्विड बनाना उतना ही मुश्किल होगा। ये -122 डिग्री से नीचे जाके लिक्विड बनेगी। तो जितना साइज बड़ा होगा उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि वाटर के केस में था, उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, दैट इज द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। हमने गैसेज के आइडियल बिहेवियर को जज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने बोला कि वो गैस जो कि तमाम गैस लॉज को फॉलो करती है उसको आइडियल गैस बोलते हैं, और वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग 4 गैसेस लेते हैं, देखते हैं कि क्या कोई गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी या नहीं। तो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमने चारों नॉन पोलर गैसेस ली हैं, और इनके आइडियल बिहेवियर को चेक करने के लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो जनरल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV = nRT। ये आइडियल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 मोल ऑफ गैस लें तो n जो है ये नंबर ऑफ मोल 1 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, PV = RT। अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दूं, तो ये हमारे पास बन जाएगा PV/RT, ये वाली टर्म, और RT/RT जो है ये 1 हो जाएगा, और इस सारी टर्म को हम नाम दे देते हैं Z, और इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्यों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि अब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना है, बॉयल्स लॉ बेसिकली अप्लाई करेंगे, गैस के प्रेशर को इन्हांस करेंगे, जिससे उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, और हम इसकी प्रोडक्ट PV इसको नोट करेंगे। अगर तो इसका आंसर K दैट इज इक्वल टू 1 आया, जो कि यहाँ पे हमने निकाला है, तो गैस आइडियल होगी। लेकिन अगर इसका आंसर 1 नहीं आया तो गैस आइडियल नहीं होगी। तो अगर Z का आंसर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर 1 है, गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। लेकिन अगर इसका आंसर 1 नहीं आया तो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम ग्राफ जो है वो बनाते हैं इन चारों गैसेस के लिए। तो जब हम ये ग्राफ जो है वो बनाएंगे, तो ये हमारे पास वो पॉइंट है 1 वाला, जहाँ पे गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। लेकिन जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे इन चारों गैसेस को यहाँ पे प्लॉट किया, तो हम देखते हैं कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। हीलियम इनमें से आइडियल के नज़दीक तरीन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, इसने पहले नेगेटिव डेविएशन शो की है, फिर इसने पॉजिटिव डेविएशन शो की है, और CO2 का बिहेवियर सबसे अबनॉर्मल है, जिसने नेगेटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा शो की, और फिर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। तो यूँ हमें यहाँ से ये पता चला कि इन चारों में से कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। और यहाँ पे हमने जो फैक्टर अप्लाई किया है PV/RT, हमने प्रेशर को चेंज किया और वॉल्यूम में चेंज को नोट किया एट कांस्टेंट R एंड T। तो ये वही बेसिकली जो है वो ग्राफ बन गया है जो हमने थर्ड ग्राफ पढ़ा था,
बॉयल्स लॉ में, तब मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जो है ये आगे यूज होगा नॉन आइडियल बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए। तो इससे पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी गैस एग्जैक्टली परफेक्टली आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही, और ट्रेंड अगर हम बनाएं फिर भी, तो हीलियम इज द मोस्ट आइडियल, नजदीक तरीन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। ट्रेंड ऑफ नॉन आइडियलिटी और आइडियलिटी दोनों तरीकों से हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम यही प्रोसेस जो है वो अब हाई टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री पे करेंगे, सेम उन्हीं चारों गैसेस को लेंगे। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि हीलियम का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो गया आइडियल के, हाइड्रोजन का बिहेवियर भी बहुत बेहतर हो गया, नाइट्रोजन ने नेगेटिव डेविएशन को ख़त्म कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर भी पहले की निस्बत ज़्यादा आइडियल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस के बिहेवियर में आइडियलिज्म आता है, गैसेस आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव करती हैं। बट स्टिल 100 डिग्री पे भी कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है, लेकिन अगर हम क्या करते जाएं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, तो गैसेस जो है वो आइडियल की तरफ मूव करती जाएंगी, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पे गैस परफेक्टली आइडियल बिहेव करना शुरू कर देगी। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। स्टिल अगर हम ट्रेंड लिखें तो वही ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे भी हीलियम जो है वो सबसे ज्यादा आइडियल, हाइड्रोजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम। और इसकी रीजन हीलियम का स्मॉल साइज, हीलियम सबसे छोटे साइज की है इनमें से, हाइड्रोजन का साइज उसके मुकाबले में बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज उससे भी बड़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का साइज सबसे बड़ा है। तो अभी हमने इसका जो है वो फैक्टर देखा था कि जितना साइज नॉन पोलर गैसेस का बड़ा होगा, उतना उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आसानी से क्रिएट हो जाएंगी, और उतना इनका नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये जितना ज़्यादा होगा उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर को देख के किसी भी गैस के नॉन आइडियल या आइडियल बिहेवियर को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है कंक्लूजन हम यहां से निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट हमारे पास ये आया कि गैसेस जो हैं ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। तो ये दोनों सिचुएशंस हाई वॉल्यूम को इंडिकेट करती है। जब प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो गैसेस का बिहेवियर आइडियल होगा। और जब गैसेस नॉन आइडियल कब होंगी, जब टेम्परेचर कम, जैसे कि 0 डिग्री पे गैसेस मोर नॉन आइडियल थी, और प्रेशर हाई। तो हमने अभी ग्राफ बनाया है, तो उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस का बिहेवियर नॉन आइडियल होता है। तो शुरू में जब वो प्रेशर थोड़ा है तो गैस आइडियल के नज़दीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का बिहेवियर नॉन आइडियल होता जाएगा। अब रीज़न क्या है इसकी, तो इसकी रीज़न दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जो कि हाई प्रेशर के ऊपर अप्लाई नहीं होते। ये दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स कौन से हैं? इसमें पहला पोस्टुलेट हमारे पास है एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, और नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। तो एक ये सिचुएशन है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है, एक ये सिचुएशन है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम थोड़ा है। तो यहाँ पे गैस जो है ये आइडियली बिहेव करेगी, लेकिन यहाँ पे गैस आइडियली बिहेव नहीं करेगी लो वॉल्यूम पे। क्यों? एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, वो तो कॉमन सेंस है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत कम होंगी और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगी, डेफिनेट सी बात है। अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, अब हम ये पॉइंट ज़रा क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। तो अगर आप इस गैस को कंप्रेस करें, क्योंकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, तो ये गैस मिनिमम वॉल्यूम पे आप इसको ला सकते हैं, जो कि इस कंटेनर के ये नुक्कर में मैं इसको शो कर रहा हूँ। ये इसका मिनिमम वॉल्यूम होगा जो गैशियस स्टेट में रहते हुए ये गैस अटेन कर लेगी, और इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। अब ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ही कम है। फर्ज करें मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है ये अगर 1000 में इसको रख दूं, तो देखें 1000 के मुकाबले में ये 1 जो है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम कम हो चुका है, हमने गैस को कंप्रेस कर दिया है, तो अब जो वॉल्यूम हमारे पास है गैस का ऑक्यूपाइड वो 10 है, और जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो स्टिल उतना ही है, वो 1 ही है। लेकिन यहाँ पे अब ये 1 इस 10 के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं है। तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम गैस को कंप्रेस करते जाएंगे, हम उसका टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, वैसे वैसे गैस का बिहेवियर नॉन आइडियल होता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये नो मोर विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम।
अब हम अगर यहाँ पे हमारे पास गैसेस आइडियल नहीं रही तो अब हम क्या करते हैं, फिर रियल गैस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब ये वो सिचुएशन है जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे गैसेस जो है वो आइडियल बिहेव कर रही हैं। यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT वैलिड है, लेकिन इस सिचुएशन में गैसेस क्या हो चुकी हैं, ये नॉन आइडियल, इनका वॉल्यूम कम हो चुका है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ पे अब हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वो दुरुस्तगी अब जब हम इसमें करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसको हम रियल गैस इक्वेशन या वैंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ये नाम देते हैं। और इसकी रीज़न, इस करेक्शन की वही दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्चुअल वॉल्यूम वाला और अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दुरुस्तगी करते हैं, करेक्शन करते हैं। सबसे पहले किस चीज़ की, वॉल्यूम की। वॉल्यूम को करेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में तो जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रही है ये वैलिड है। जितना भी वॉल्यूम यहाँ पे हम ले रहे हैं वो PV वाले वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तो वो ठीक होगा और हमारे पास जवाब में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, आइडियल गैस इक्वेशन होल्ड करेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने गैस को कंप्रेस कर दिया और ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं रहा, अब ये वॉल्यूम वाली जो टर्म है PV इज इक्वल टू nRT में अब ये होल्ड नहीं करेगी और हमें इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब ये दुरुस्तगी कैसे होगी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन बनाते हैं, V free इज इक्वल टू V occupied माइनस V excluded। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है जिसको मैंने पहले फर्ज किया था कि ये 1 है और ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये 1000 है। तो एक्चुअली जो गैस को वॉल्यूम अवेलेबल है यहाँ पे, वो जिसको हम फ्री वॉल्यूम कहते हैं, जो गैस फ्रीली ऑक्यूपाई कर रही है वो 999 है। क्यों, क्योंकि टोटल कंटेनर का वॉल्यूम 1000 है और 1 उसका एक्चुअल वॉल्यूम है। ये गैस ने ऑक्यूपाई करना ही है, हम इस वॉल्यूम को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो गैस ने जो वॉल्यूम फ्रीली ऑक्यूपाई किया है बेसिकली वो टोटल में से, ऑक्यूपाइड में से, वेसल वाले वॉल्यूम में से हम माइनस करेंगे इस एक्चुअल वॉल्यूम को। तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 दैट इज 999। तो एक्चुअली ये हमारा वो वॉल्यूम होना चाहिए जो हमें यूज करना होगा जब भी हम PV वाला रिलेशन यूज करेंगे। अब जब हमारे पास गैस आइडियल है, जब हमारे पास गैस जो है वो आइडियल सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में आप 999 लेके या 1000 लेके कैलकुलेशन करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आंसर में नेग्लिजिबल चेंज आएगी। जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करूँ कि मेरे पास प्रेशर 2 है, वॉल्यूम अगर मैं 1000 लेके कैलकुलेशन करूँ तो PV का आंसर मेरे पास आ जाएगा 2000। लेकिन अगर मैं, जैसे मैंने बोला कि हमें इसको माइनस करना चाहिए क्योंकि गैस ने ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करना ही है, वो फ्रीली कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है दैट इज 999। तो अगर मैं यही कैलकुलेशन 999 लेके करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 999 दैट इज इक्वल टू 1998। तो पहले मेरे पास आंसर आ रहा था 2000, अब मेरे पास आंसर आया है 1998। ये PV की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज में जस्ट स्मॉल डिफरेंस 2 का है जो कि नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे 1000 वॉल्यूम लेके कैलकुलेशन करें विदाउट निगलेक्टिंग द एक्चुअल वॉल्यूम, या हम यहाँ पे क्या करें, उसको माइनस करके करें, दोनों केसेस में जवाब हमारे पास सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो नेग्लिजिबल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन वैलिड नहीं रहेगी। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम 10 है, ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो डिफरेंस आएगा वो 9 होगा। अगर मैं उसी प्रेशर को ही अज्यूम कर लूँ, वैसे उतना तो नहीं होगा लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा माइनस करके 18। अगर मैं माइनस नहीं करता, इसी सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि नहीं मैं 10 वाला वॉल्यूम ही ले लेता हूँ, तो फिर मेरे पास आंसर आएगा 20। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस स्टिल 2 का है, लेकिन वैल्यूज इतनी छोटी हो चुकी है PV की, अब ये 2 का डिफरेंस जो है ये नेग्लिजिबल डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं अगर 10 लेके वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा तो ये जवाब मेरा दुरुस्त नहीं होगा। मुझे माइनस करके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करके ही इसका जवाब निकालना पड़ेगा और फिर मेरा जवाब दुरुस्त होगा। तो अब ये दुरुस्तगी फिर कैसे आएगी, जो गैस ने फ्रीली वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो ऑक्यूपाइड
माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब मैं तो यहाँ पे टर्म बोल रहा हूँ एक्चुअल वॉल्यूम, तो फिर ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या चीज आ गई। अब हम जरा इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। फर्ज करते हैं कि मेरे पास जो गैस है इसके 100 मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है ये 2 है, तो फिर कितना मिनिमम वॉल्यूम इस गैस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, वो एक्चुअली बनेगा 2 इंटू 100 दैट इज 200। बट एक्चुअली ऐसे नहीं होगा। अगर गैस 200 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे मिनिमम, जिसको मैं एक्चुअल वॉल्यूम कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक हो जाएंगे, जबकि गैसेस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैसेस जो है ये अपने दरमियान में स्पेसेस रखती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इस स्पेस को कैलकुलेट करें, हम मॉलिक्यूल्स को जोड़ के ये वॉल्यूम निकालें, तो हमें ये पता चलता है कि गैस का एक मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और ये आंसर 200 नहीं बल्कि ये 800 होना चाहिए। तो जिसको मैं ये एक्चुअल वॉल्यूम बोल रहा हूँ, बेसिकली ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, ये एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम है। एक्चुअल वॉल्यूम तब होता जब हम सिर्फ 2 और 100 को मल्टीप्लाई करके 200 निकालते, लेकिन गैस में एक्चुअल वॉल्यूम निकालना पॉसिबल नहीं है। गैस हमेशा 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो यही वजह है कि ये हमारा वॉल्यूम अब एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होगा, ये उससे 4 टाइम ज्यादा होगा। और जब ये 4 टाइम ज्यादा है तो इस वॉल्यूम को हम फिर एक स्पेशल नेम दे देते हैं, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूड का मतलब होता है माइनस करना, खारिज करना। क्योंकि हम इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड में से माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास अब करेक्शन हो जाएगी फिर गैस की वॉल्यूम में, कि जो फ्रीली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम जाहिर करते हैं किसके साथ, बी के साथ। और ये बी, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, ये 4 टाइम ज्यादा होगा एक्चुअल वॉल्यूम से। यहाँ पे Vm जो है ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, जितने आप मॉलिक्यूल लेते जाएंगे आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कौन सा होगा, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, और वो हमेशा कितने टाइम ज्यादा होगा, 4 टाइम वो एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। आगे चलते हैं। ये हमारे पास हो गई वॉल्यूम की करेक्शन। अगर n नंबर ऑफ मोल्स हो तो हम इसको V माइनस एन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी प्रेशर करेक्शन। अब ये देखते हैं प्रेशर करेक्शन करने की जरूरत क्यों आती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो करता हूँ। फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक गैस है जो कि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में मौजूद है। अब इस गैस में ये ए मॉलिक्यूल जो है इसने जाके वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराना है, और बी मॉलिक्यूल उसी गैस के मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने ए मॉलिक्यूल को टकराने से रोकना है, इन्होंने अट्रैक्ट करना है, क्योंकि अट्रैक्शंस आ चुकी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर तो वो मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर ऑफ कंटेनर में मौजूद है तो ये सारी फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के पास पहुंच चुका है, लाइक इन दिस केस, तो अब ये बी मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसको पीछे खींच रहे हैं। तो अब ये उतना प्रेशर यहाँ पे वॉल पे एग्जर्ट नहीं कर पाएगा जितना इसको करना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में कमी आ चुकी है और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो प्रेशर अब ऑब्जर्व करेंगे, बेसिकली ये आइडियल प्रेशर से कम होगा। कितना कम होगा, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगी। आइडियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था, बट ड्यू टू अट्रैक्शंस यहाँ पे पी बार जो है ये प्रेशर में कमी आई है। अगर आप आइडियल जितना प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्व्ड प्रेशर में ये पी बार दूसरी तरफ ले जाके ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर में ऐड होगा तो हमारे पास ये बन जाएगा पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी बार। तो अब ये हमारा प्रेशर जो है वो आइडियल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये आइडियल से कम हो चुका था। और ये पी बार किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब ये हमारे पास कैसे आता है, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं गैस में और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस सेम है, सिर्फ हम सिंबॉलिकली उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ए वो हैं जिन्होंने टकराना है, बी वो हैं जिन्होंने उनको अट्रैक्ट करना है। तो जितनी प्रेशर में कमी है, बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना रश ज्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का,
उतनी प्रेशर में कमी भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, तो आप इसको n/v लिख सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो n²/v², और अगर प्रोपोर्शनल खत्म कर दें तो p बार इज इक्वल टू an²/v²। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, p बार की वैल्यू। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रेशर में करेक्शन हो गई, P आइडियल दैट इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड प्लस जो प्रेशर में कमी आई वो कितनी रह गई, an²v², वो हमने ऐड कर दी और ये हमारा प्रेशर आइडियल के बराबर हो गया। तो अब हमारे पास फिर फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, जिसको हम रियल गैस इक्वेशन बोलेंगे, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगी P प्लस an²/v² इंटू v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। प्रेशर हम थोड़ा ले रहे थे, हमने उसको इंक्रीज कर लिया, वॉल्यूम हम ज्यादा ले रहे थे, हमने उसको डिक्रीज कर लिया, और यूं ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ए और बी जो है, ए और बी यहाँ पे जो हमने कॉन्स्टेंट्स यूज किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनको हम वैंडरवाल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और जो अगर ए कॉन्स्टेंट की हम बात करें तो ये प्रेशर करेक्शन में हम इसको यूज करते हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस के, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ए जो है बेसिकली ये रिलेट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस के, और अट्रैक्टिव फोर्सेस रिलेट कर रही है पोलैरिटी के। जितनी गैस पोलर होगी उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उतना ए उसका ज्यादा होगा। जितना साइज बड़ा होगा उतनी उसके अंदर जो है वो पोलराइजेशन ज्यादा आसानी से होगी, उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा और उतना ए ज्यादा होगा। तो बेसिकली जो ए है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ये पोलैरिटी पे और साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लिखूं कुछ गैसेस के लिए, क्लोरीन सबसे बड़ी जो है वो एक ही वैल्यू रखती है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। फिर SO2 अमोनिया पोलर है, CO2 साइज। तो यूं यहाँ पे ये दोनों चीजें कलेक्टिवली मौजूद हैं। ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये MCQs में पूछा जा सकता है। अगर हम यूनिट्स बनाएं ए के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम कॉमन यूनिट्स बनाएं गैसेस वाले तो ये यूनिट हमारे पास बनेगा ATM DM6 पर मोल स्क्वायर। ये कैसे बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू an²/v²। अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास बन जाएगा PV²/n²। अब इसमें मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी, ATM V² की जगह पे आ गया DM6 हो जाएगा, और पर मोल स्क्वायर। और अगर मैं ऐसे यूनिट्स में ले जाऊं तो मेरे पास प्रेशर का यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब, और उसका बन जाएगा मीटर/6 और मोल स्क्वायर। इसको सॉल्व हम कर देंगे तो ये बन जाएगा nm4 मोल -2। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास यूनिट बन गए, MCQs में जरूर ये पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, कांस्टेंट बी जो है, तो बी कांस्टेंट जो है ये वॉल्यूम करेक्शन में यूज होता है, और ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करता है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में यूज हो रहा है, तो बी जो है ये डायरेक्टली रिलेट करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतनी बी की वैल्यू ज्यादा होगी, और उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। याद रखिएगा, जितना ए और बी बड़े होंगे उतना नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज्यादा होगा। जितना ए और बी स्मॉल होते जाएंगे उतना आइडियल बिहेवियर बढ़ता जाएगा। अब मैंने ये उन्हीं गैसेस के लिए क्या किया है, बी की बेस पे, साइज की बेस पे ट्रेंड लिखा है, तो ये ट्रेंड पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये साइज की बेस पे हमारे पास ये ट्रेंड जो है वो बनेगा। SO2 सबसे ज्यादा इसमें आ जाएगी, फिर Cl2, फिर CO2, N2, अमोनिया, O2, और सबसे एंड में हाइड्रोजन आएगी। इसके अगर आप यूनिट्स बनाएं तो हमारे पास फॉर्मूला था B इज इक्वल टू V इज इक्वल टू NB। अगर आप यहाँ से B के यूनिट्स बनाएं तो V/N हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, और B वॉल्यूम का कॉमन यूनिट आ जाएगा DM³ पर मोल। अगर SI में जाएंगे तो मीटर क्यूब पर मोल हमारे पास। अब ये कुछ वैल्यूज हैं A और B की डिफरेंट गैसेस के लिए जो मैंने यहाँ पे जिनका ट्रेंड बनाया है। अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं, इन वैल्यूज को देख सकते हैं कि A और B की वैल्यूज किस गैस के लिए किस तरह से बिहेव कर रही है। आखिरी पॉइंट है हमारे पास वैलिडिटी। अब हमने देखनी है रियल गैस इक्वेशन की, क्या ये इक्वेशन वैलिड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो उसमें हमारे पास इक्वेशन है P प्लस an²v² v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूं तो n यहाँ से गायब हो जाएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा PV माइनस PB प्लस A/V
मल्टीप्लाई करने से, और ए बी ओवर वी स्क्वायर, ये सारी टर्म्स, और इज इक्वल टू आर टी। अगर मैं यहाँ से पी वी की वैल्यू निकाल लूँ तो ये सारी टर्म्स उधर जाके प्लस माइनस हो जाएंगी और हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे हमारी इस रियल गैस की। तो पहली सिचुएशन आ जाती है, अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये साथ ही हम वो ग्राफ भी इसको साथ साथ देखेंगे कि ग्राफ में कैसे ये चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो जब प्रेशर स्मॉल है, वॉल्यूम लार्ज होगा, तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास टर्म है पी बी और ए बी ओवर वी स्क्वायर, ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर थोड़ा है, ये टर्म निगलेक्ट हो गई। और वॉल्यूम क्योंकि बहुत बड़ा है, तो फिर जिस टर्म में वी स्क्वायर आ रहा है ये बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि वी स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन फिर क्या बचेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए ओवर वी। अगर मैं इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में लेके जाऊँ तो मैं इसको आर टी के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ सारी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास बन जाएगी पी वी ओवर आर टी, और ये बन जाएगा 1 माइनस ए ओवर आर टी वी। अब यहाँ से आप देखें ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी बन गया। तो आप इसकी वैल्यू देखें, इसका आंसर जब प्रेशर लो होगा तो 1 माइनस 1 से कम होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये सिचुएशन हमारे पास है जब प्रेशर शॉर्ट है, थोड़ा है, कम है, तो गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं, 1 से कम वैल्यू शो कर रही हैं। तो ये इंडिकेट करती है हमारे इस जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ कि हमारी ये इक्वेशन जो है ये दुरुस्त है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि अगर z की वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आ जाएगी आइडियल बिहेवियर से, और जब नेगेटिव डेविएशन आएगी तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी और आप इस गैस को यहाँ पे इस सिचुएशन में लिक्विफाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी जी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगली सिचुएशन पे चलते हैं। हाई प्रेशर जब हम कर देते हैं, तो जब हम हाई प्रेशर करेंगे तो क्या होगा, जब प्रेशर लार्ज होगा तो वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा, तो वॉल्यूम वाली दोनों टर्म्स जो है ये निगलेक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। अब अगर मैं दोनों तरफ आर टी पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जी की जो वैल्यू बन जाएगी, ये दोनों तरफ डिवाइड हो गए 1 प्लस पी बी ओवर आर टी। ये मैंने इसको भी आर टी पे डिवाइड कर दिया, इसको भी आर टी पे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 प्लस पी बी ओवर आर टी। अब देखिए जब हाई प्रेशर होगा ये सिचुएशन, तो गैसेस का जी का आंसर 1 प्लस हमेशा 1 से बड़ा होगा, और अगर आंसर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस गैसेस में बहुत डोमिनेट कर जाएंगी और गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद हम तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं, एक्सट्रीमली लो प्रेशर। जब अभी हमने गैस को कंप्रेस करना शुरू किया है तो इस सिचुएशन में प्रेशर बहुत थोड़ा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो सारी की सारी टर्म्स आर टी के अलावा जो है ये सारी की सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएगी। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा और जी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। और इस सिचुएशन में आप यहाँ पे देखें तमाम गैसेस जो है वो आइडियल को क्या कर रही हैं, आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रही हैं, और गैसेस जो है ये आइडियल बिहेवियर यहाँ पे शो करेंगी। चौथी सिचुएशन आ जाती है जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जैसे हमने 100 डिग्री वाली सिचुएशन देखी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और अब फिर से आर टी के अलावा बाकी सारी टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी। ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट आर टी कैन बी निगलेक्टेड। तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी और फिर से z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैसेस आइडियल के नज़दीक तरीन होती जाती हैं, उनका बिहेवियर आइडियल होता जाता है जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। आखिरी सिचुएशन है जब हाइड्रोजन और हीलियम के एक्सेप्शनल बिहेवियर को देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में हमने देखा है कि ये क्या करती हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारे पास ये आइडियल गैस है, ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसेस जो है ये पॉजिटिव डेविएशन ही शो करती हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके मैसेज बहुत थोड़े हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें होगी, ए की वैल्यू इनकी बहुत स्मॉल होगी, जिस वजह से ये टर्म्स जिनमें ए मौजूद है आप इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी आ जाएगा, जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उससे, और इनका आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसीलिए ये गैसेस कभी भी नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करती, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। और इसी वजह से जब हम इन गैसेस को जूल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई करते हुए कंप्रेस करते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट करती हैं और हीट जनरेट करना शुरू कर देती हैं। तो इनकी
कंप्रेशन करने से हीट ऑफ कंप्रेशन ये जनरेट करती हैं, हीट ऑफ कंप्रेशन। तो ये लिक्विफेक्शन नहीं करती, बल्कि ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगी, बल्कि ये हीट ऑफ कंप्रेशन जो है वो जनरेट कर देंगी। और इसीलिए हम इनको नॉर्मल वे में जॉल थॉम्सन इफेक्ट से लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर क्लॉड्स मेथड यूज करना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एडायाबैटिक एक्सपेंशन करवाते हैं। उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें हमारे पास ये कंप्रेसर है, जिसमें हमने क्या किया, इन गैसेस को कंप्रेस करके भेज दिया आगे। यहां से हमने क्या किया, इन गैसेस को दो पाथ प्रोवाइड कर दिए, कुछ गैस यहां से मूव कर गई, कुछ इधर। यहां पे हमने क्या किया हुआ है, एक जो है वो वर्क करवाने के लिए कोई सिस्टम लगाया हुआ है। ये गैस जाएगी, अपनी हीट को यूटिलाइज करके ये यहाँ पे एडायाबैटिक एक्सपेंशन करेगी। एडायाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, ये अपनी एनर्जी देगी यहाँ पे वर्क करवाने के लिए, एनर्जी यूज करवा देगी वर्क होने के लिए, और एक्सपेंड हो जाएगी, इसकी हीट लॉस हो जाएगी, और हीट लॉस होके अब ये ठंडी हो जाएगी। अब ये गैस जब यहाँ पे आएगी तो ये ऑलरेडी जो यहाँ से हॉट गैस आ रही है ये उसको ठंडा करेगी, और जब वो गैस जाके आगे एक्सपेंड होगी तो फिर वो गैस कूल होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम मैकेनिकल वर्क करवाते हुए, एडायाबैटिक एक्सपेंशन करवाते हुए, एडायाबैटिक एक्सपेंशन में एनर्जी सिर्फ इसकी जो है वो क्या होगी, यूटिलाइज हो जाएगी वर्क करवाने में, और ये गैस ठंडी हो जाएगी, दोनों हाइड्रोजन और हीलियम। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इनको ठंडा करते हैं। और जब ये अपने इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे आ जाती हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर से जब ये दोनों गैसेस नीचे आ जाती हैं, आई थिंक सो हाइड्रोजन के लिए ये -80 डिग्री है, और हीलियम के लिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इट इज लेस देन -200। तो जब ये इन्वर्जन टेम्परेचर से अपने नीचे आ जाती हैं, तब हम इनको जॉल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई करके भी लिक्विफाई कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जब गैसेस इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हों तो आप उनको कभी भी कंप्रेस करके लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठंडक पैदा नहीं कर सकते। इन्वर्जन टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम होता है तब जॉल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई होता है, और लिक्विफेक्शन और कूलिंग जो है ये प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम है उनके छोटे साइज की वजह से, लेकिन बाकी गैसेस का इन्वर्जन टेम्परेचर हाई है, राउंड अबाउट रूम टेम्परेचर के बराबर है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ही हम उन गैसेस को जॉल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई करके ठंडा करके लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये है नाजरीन हमारा जो आज का टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी इल्म को बांटने का ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि अगर इसमें मज़ीद किसी चीज़ की बेहतरी की गुंजाइश है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।